नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दृष्टिकोण में। आपको तो पता ही होगा, अभी हाल ही में हमारी संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली सर्विसेज बिल 2023 को पास किया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल एक कानून बन जाएगा। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल में आखिर है क्या। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहली होती है विधायिका, जो नियम और कानून बनाती है, यानी हमारी संसद। दूसरी होती है कार्यपालिका, जो उन नियम और कानूनों को लागू करवाती है। मंत्रालय और उनमें काम कर रहे ब्यूरोक्रेट्स कार्यपालिका का अंग होते हैं। उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वह विधायिका के कानून को ज़मीनी स्तर पर उतारें। और तीसरी होती है न्यायपालिका। इस बिल की सबसे खास बात यह है कि इसमें नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है, जो एक 3 सदस्यीय निकाय होगा। एक इसका अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, परंतु 2 अतिरिक्त जो सदस्य होंगे वह केंद्र सरकार के होंगे। यही अथॉरिटी वहाँ के सिविल सेवकों की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई आदि का निर्णय करेगी। NCCSA में दिल्ली का मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष तो होगा, लेकिन किसी भी मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होगा। ऐसे में ये कहना अनुचित नहीं होगा, केंद्र अपने हिसाब से वहाँ के अधिकारियों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करेगा। इस तरह की अधिसूचना सबसे पहले केंद्र सरकार ने 2015 में ही लाई थी। याद करिए, ये वही साल था। 2014 में प्रचंड बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बावजूद दिल्ली में उनका सूपड़ा साफ कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद से ही यह विवाद चरम पर है कि वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स किसके अधिकार क्षेत्र में है। विषय को लेके कई बार दिल्ली सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखड़ा चुकी है। अभी हाल ही में 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि जैसे विषय केंद्र सरकार के पास होने चाहिए, परंतु चूंकि दिल्ली में भी एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसको मतदाता चुन के भेजते हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए वो जो भी कानून बनाएगी उसको क्रियान्वित करने के लिए सिविल सेवकों की नियुक्ति, उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग आदि का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होना चाहिए। अपने इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की त्रिस्तरीय जवाबदेही श्रृंखला का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सिविल सेवक मंत्रालय के प्रति जवाबदेह है, मंत्रालय विधायिका के प्रति जवाबदेह है, और विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह है, जो उन्हें चुन के वहाँ पहुँचाती। इसी चुनी हुई सरकार से नौकरशाहों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग संबंधी उनके अधिकार को छीन लेना, उनके हाथ पैर छीन लेने जैसा होता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। दोस्तों, अगर आप स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक का अपना इतिहास देखेंगे तो जितने भी शक्तिशाली प्रधानमंत्री आए हैं, शक्तिशाली का मतलब जिनके पास जन समर्थन बहुत रहा है, चाहे मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, चाहे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू की बात करूं, या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, लोकतंत्र में इन सरकारों के पास इस बात का फ़ायदा होता है कि ये जो भी चाहें वो कानून अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। इनके पास सदन में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई शक्तिशाली प्रधानमंत्री आता है, सबसे पहले वो अपनी शक्तियों को कम करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। मोदी सरकार ने भी लगभग कई सारे इंस्टीट्यूशंस पे एक शिकंजा तो कसी लिया है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब ये सरकार आई थी तभी इन्होंने कॉलेजियम प्रणाली हटाकर न्यायपालिका को भी अपनी शिकंजे में कसने की कोशिश की थी, परंतु न्यायालय ने इसे उलट दिया था। अब प्रश्न ये है कि क्या ये सही है या गलत। मैं प्रधानमंत्री जी के मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा। ये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है, और इसमें केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये बात केवल बिल से बन सकती थी? क्या ये बात परस्पर सहयोग से नहीं बन सकती थी? क्या वैचारिक मतभेद देश के लिए काम करने से ज़्यादा ऊपर हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी की मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज़रा सोचिए, अगर धीरे धीरे करके हर एक पद की शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा और सारी शक्तियाँ एक पद के पास पहुँच जाएंगी, अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं की पार्टी में कोई ऐसा युवा नेता बैठा हो जिसके अंदर वो नाजीवाद, वो फांसीवाद, वो हिटलर जैसा तत्व कहीं घर कर रहा हो।
लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अगर कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता है तो दूसरा पद इतना शक्तिशाली होता है कि वह उसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोक लेता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे केंद्रीय सतर्कता आयोग हो, चाहे सीबीआई, चाहे और भी संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाएं हों, सबकी शक्तियाँ, इस सरकार ने सबकी शक्तियों को सीमित कर दिया है और सारी शक्तियाँ अपने पास रख ली हैं। अगर आज के 40-50 सालों बाद कोई ऐसा व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ जाए, जिस कुर्सी पर उस समय इतनी ताकत हो, उसके सामने कोई विपक्ष हो ही ना, उसके सामने न्यायपालिका का कोई अस्तित्व हो ही ना, वो जैसा चाहे जो चाहे अपने हिसाब से नियम बनाए, क्या ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा? नहीं। दोस्तों, अगर ज़्यादा दूर नहीं, अगर कुछ सीखना है तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीख लीजिए। आज वो कटोरा लेके इसीलिए घूम रहा है क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा ही आलम है। हमारे देश के संविधान निर्माता इस बात को बखूबी जानते थे। ऐसे ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू को इंस्टीट्यूशन बिल्डर बोला जाता है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है, जहाँ एक तरफ कई महान शासक हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ निरंकुश शासक भी हुए हैं। अब हमें ये सोचना है कि क्या एक कुर्सी को सारा अधिकार दे देना निरंकुशता को बढ़ावा नहीं देगा? क्या एक कुर्सी को सारा अधिकार दे देना फांसीवाद, नाजीवाद को बढ़ावा नहीं देगा? आज हमें बांटना बहुत आसान है। हम हिंदू, तुम मुसलमान, मैं ब्राह्मण, तुम शूद्र, इस तरह से बांट के बहुत आसानी से कोई भी नेता अपना जन समर्थन ले लेता है। हमें ये लगता है कि वो हमारे हित की बात कर रहा है, लेकिन दरअसल वो हमारे हित की बात नहीं कर रहा होता है, उसमें उसका स्वार्थ होता है। वो हमें ना सिर्फ समाज से अलग करता है, बल्कि हमारे दिए गए वोट पे, हमारे दिए गए धन को ही लूटता है और अपनी तिजोरियां भरता रहता है। क्यों कोई केवल सवर्णों का नेता है? क्यों कोई केवल हिंदुओं का नेता है? कोई बेरोजगारों का नेता क्यों नहीं पैदा होता? कोई गरीबों का नेता क्यों नहीं पैदा होता? इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ये पार्टियां जो एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी कीमत पर उतरने को तैयार हैं, क्या ये सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा नहीं दे सकती? क्या ये एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकती? दोस्तों, आशा है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और इस स्थिति की गंभीरता को भी समझ पाए होंगे। देश की अनूठी पहचान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में होती है और हमें इस पे गर्व है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। जय हिंद।